हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं कुमार महेंद्र आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शांतिपुर पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, सीटेट 2020 में जो आपका ईवीएस 30 नंबर का आता है, तो उस ईवीएस के सेक्शन पर बात करेंगे। और आज हम लोग पेडागॉजी पढ़ने की कोशिश करेंगे। ईवीएस की जो पेडागॉजी आपकी 15 नंबर की आती है उसकी हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे और एक रोचक तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो जो आज का क्लास है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आज आप कम से कम 4 से 5 नंबर आपका क्लियर मैं करवाऊंगा। और इस ठीक है, और इस लेक्चर का जो पीडीएफ होगा आपको टेलीग्राम ग्रुप पर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। देर न करते हुए हम लोग इस सेशन को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। और सेशन को सभी लोगों को आप लोग क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक बच्चे क्या उठा पाएँ, फ़ायदा उठा पाएँ। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं और एक एक चीज़ पर हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। तो जैसे कि देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, तो आइए इस पर हम लोग डिस्कस करें एक एक चीज़ों पर। चलिए देखिए, अब हम लोग देखिए बात करेंगे सीटेट 2020 की बात करेंगे और ईवीएस पेडागॉजी की बात करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग ईवीएस पेडागॉजी में समझेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ ईवीएस की हम लोग परिचय को समझेंगे। फिर उसके बाद देखिए ईवीएस शिक्षण का जो ना पर्यावरण शिक्षण का जो अर्थ है उसको समझेंगे, पर्यावरण शिक्षण के महत्व को समझेंगे और जो पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य है इसके बारे में भी बात करेंगे। फिर पर्यावरण शिक्षण के कौशलों के प्रकार के बारे में बात करेंगे। पर्यावरण शिक्षण की जो विषय वस्तु है या थीम है उसके बारे में भी बात करेंगे। जो पर्यावरण शिक्षण का एनसीएफ है इसके बारे में भी बात करेंगे। और पर्यावरण शिक्षण के महत्वपूर्ण जो सिद्धांत हैं, जो महत्वपूर्ण विधियां हैं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। फिर पर्यावरण शिक्षण के जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं, शिक्षण सूत्र, उस पर भी हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ ही हम लोग पर्यावरण शिक्षण की महत्वपूर्ण विधियों पर भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ देखिए पर्यावरण शिक्षण के महत्वपूर्ण जो शिक्षण सामग्री होते हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे। फिर पर्यावरण शिक्षण का मूल्यांकन कैसे करते हैं इस पर भी डिस्कस करेंगे। और पर्यावरण शिक्षण में आकलन कैसे करते हैं, पर्यावरण शिक्षण में सीसीई का क्या इंपॉर्टेंस है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का, पर्यावरण शिक्षण का 5E क्या होता है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। और जो भी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ जितने भी अभ्यास प्रश्न हो सकते हैं, प्रीवियस ईयर प्रश्न, मेरे द्वारा खुद का बनाया हुआ प्रश्न, और जो मेरे द्वारा प्रश्न बनाए जाते हैं इससे आप लोग भली भांति परिचय हैं कि मैं कैसे प्रश्न बनाता हूं। 30 क्वेश्चन दूंगा, उसी में से 30 क्वेश्चन आपका क्या है, आना ही आना है, फिक्स है। ठीक है, तो इस तरह से आपको अभ्यास प्रश्न कराया जाएगा। तो प्रत्येक टॉपिक पढ़ाई जाएगी, उस टॉपिक के साथ आपको क्या कराया जाएगा, अभ्यास कराया जाएगा। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं और एक एक चीज को देखने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो चलिए देखिए, अगर हम लोग देखिए बात कर लें, अगर हम लोग ईवीएस की बात करें, देखिए एक एक चीज को आप समझने का प्रयास करिए। और यहीं से मैं आपको शुरू करता हूं। तो थोड़ा मैं पहले आपको परिचय कराने का प्रयास करता हूं। तो देखिए अगर हम लोग ईवीएस की बात करें, किसकी बात करें, ईवीएस की बात करें, ठीक है, इस ईवीएस का सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको समझना पड़ेगा कि इस ईवीएस का मतलब क्या होता है। देखिए ईवीएस के मतलब की बात करें तो इसका देखिए जो फुल नेम होता है, ये भी आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका देखिए इन्वायरमेंटल स्टडीज होता है। क्या होता है, स्टडीज होता है। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्या होता है, इन्वायरमेंटल स्टडीज होता है। ठीक है, अर्थात देखिए पर्यावरणीय अध्ययन होता है। ठीक है, पर्यावरणीय अध्ययन होता है। तो आपको इन्वायरमेंटल साइंस नहीं कहना है। तो जब कोई भी आपसे पूछने का प्रयास करेगा कि ईवीएस का मतलब क्या होता है, तो इन्वायरमेंटल स्टडीज होता है, पर्यावरणीय अध्ययन। अभी मैं डिटेल डिस्कस करूंगा कि यह पर्यावरणीय अध्ययन क्यों होता है, इसको पर्यावरणीय अध्ययन क्यों कहा गया। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा और अगर हम लोग बात करें तो देखिए यह जो शब्द यूज हो रहा है पर्यावरण, इसको समझने की प्रयास करिए। तो देखिए इसको अगर हम लोग तोड़ने का प्रयास करें, अगर इसको दो भागों में बांटें, तो एक तो देखिए आ गया आपका परि और प्लस देखिए क्या आ गया, आवरण। क्या आ गया आपका, आवरण आ गया। परि का मतलब देखिए होता है आसपास, परि का मतलब देखिए क्या होता है, आस पास होता है। और आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ, आवरण का मतलब देखिए क्या होता है, घिरा हुआ। ठीक है, अब देखिए यह आसपास जो है यही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको बता रहे हैं, इसका और कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इस आसपास का मतलब देखिए लुकिंग अराउंड, इसका मतलब देखिए क्या है, लुकिंग अराउंड। अब देखिए इस आसपास को हम लोगों को समझना है। ठीक है, अब देखिए आसपास को क्यों बताया जा रहा है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करें। तो जो आपकी क्लासेस चलती हैं, जो एनसीईआरटी की आपकी बुक है, एनसीईआरटी की जो आपकी बुक है, इस एनसीईआरटी के बुक में
इसको समझने का प्रयास करिए। इस एनसीईआरटी के बुक में जो ईवीएस नामक पुस्तक है ना, इस पुस्तक का जो ईवीएस नामक पुस्तक का शीर्षक है या इस पुस्तक का जो नाम है उसका नाम है, देखिए आपका आस पास। ये भी प्रश्न पूछ लिया गया है कि जो बच्चों को ईवीएस पढ़ाई जाती है उस पुस्तक का नाम क्या है, आस पास, अर्थात देखिए आपका लुकिंग अराउंड है। क्या है आपका, लुकिंग, ठीक है, लुकिंग अराउंड, ठीक है, तो आसपास है। तो जब भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो ईवीएस नामक पुस्तक है उसका नाम क्या है, तो आप सीधे से आंसर देंगे कि उसका नाम देखिए आपका क्या है, आसपास है। चलिए इतनी बातें समझ में आ गया होगा। चलिए और आगे थोड़ा सा हम लोग और बात करने का प्रयास करते हैं। जब मैं आपको यूपी टेट का ईवीएस पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर डिटेल पर्यावरण के बारे में पढ़ाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर पर्यावरण से और कोई चीज़ें पूछी नहीं जाती है, ठीक है। जितनी चीज़ें सी टेट में पूछी जाती है उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और चीज़ों को मैं आपको डिटेल बताने का प्रयास करूँगा जब आपको यूपी टेट का पर्यावरण पढ़ाऊँगा तब। चलिए और चीज़ों को समझने का प्रयास करिए, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग अपने विद्यालय व्यवस्था की बात करें, अब तो देखिए आपकी बात करें तो इस समय देखिए एनईपी, फोकस करिएगा, एनईपी 2020 आ गया है, ध्यान समझिएगा। एनईपी क्या आ गया आपका, 2020 आ गया था। जब एनईपी 2020 लागू नहीं हुई थी, ठीक है, उससे पहले अगर हम लोग बात करें तो हमारे यहाँ जो स्कूलिंग सिस्टम था, जो हमारे यहाँ देखिए जो स्कूलिंग सिस्टम था, इसकी बात करें तो देखिए एक तो हमारे यहाँ प्राइमरी लेवल था, एक हमारे यहाँ क्या था, प्राइमरी लेवल, और एक देखिए हमारे यहाँ जूनियर लेवल था, जूनियर लेवल था। और उसके बाद देखिए हमारे यहाँ क्या था, प्राइमरी लेवल हो गया, जूनियर लेवल हो गया, अब उसके बाद सेकेंडरी था, फिर उसके बाद देखिए क्या था, हायर सेकेंडरी। 4 लेवल था हमारे यहाँ, हायर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी। तो देखिए प्राइमरी लेवल जो था यह 1 to कितना था, 5th, सेकेंडरी लेवल जो था 6 to 8, और उसके बाद देखिए सॉरी जूनियर लेवल 6 to 8, सेकेंडरी लेवल आपका 9 और 10 था, हायर सेकेंडरी लेवल आपका 11th और 12 था। तो यहाँ पर जो बच्चा होता था तो 6 से 11 वर्ष होता था, और यहाँ पर देखिए जो बच्चा आता था तो 11 से 18 वर्ष होता था। यहाँ पर बच्चा देखिए कितना, सॉरी 11 से 14 वर्ष। अब यहाँ पर देखिए 14 से बच्चा 16 वर्ष, और यहाँ पर 16 वर्ष से बच्चा कितने वर्ष था, 18 वर्ष के एज में होता था, ठीक है। तो अर्थात 18 वर्ष के एज में बच्चा इंटर क्या करता है, पास करता है, ठीक है। और 6 वर्ष के बच्चे का पहली क्लास में क्या होता है। लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। अब इसके स्थान पर रिप्लेस करके, ठीक है, 5 + 3 + 3 + क्या लाया गया, 4 लाया गया। अब नया पद्धति आ गई है 5 + 3 + 3 + 4। आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको चीज़ें बताना क्या करता हूँ, प्रयास करता हूँ समझने का। अब देखिए आइए समझिए। अब देखिए जो हमारे यहाँ स्कूल शिक्षा है, तो यह देखिए पिछला अकादमिक हमारा ढांचा था, लेकिन नया वाला देखिए क्या यह है, देखिए लिखिए क्या है कि यह नीति वर्तमान की 10+2 स्कूली व्यवस्था को, जो 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यक्रम और शिक्षण, ठीक है, शास्त्रीय आधार पर देखिए 5 + 3 + 3 + 4 की एक नई व्यवस्था को पुनर्गठित करने की बात करती है, जैसा कि यहाँ दी गई आकृतियाँ दी गई है, और अध्याय 4 में इसकी विस्तृत क्या वर्णन है। तो एनईपी से मैं ले रखा हूँ इसको। अब देखिए समझिए, अब इसकी तो हमको बात करनी नहीं है, ठीक है। अब हमको देखिए बात किसकी करनी है, उस पर हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो देखिए जो यह पहला लेवल है फाउंडेशन लेवल, दूसरा प्रिपरेटरी लेवल, तीसरा मिडिल लेवल, और चौथा जो क्या है सेकेंडरी लेवल है, ठीक है। अब देखिए यह पहला लेवल जो है यह 5 है, और यह देखिए आपका 3 है, यह भी आपका देखिए क्या 3 है, और यह आपका क्या है 4 है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए जो यह पहला लेवल है जो आपका फाउंडेशन स्टेज है, ठीक है। अब इस फाउंडेशन स्टेज को 2 भागों में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया है। एक तो 3 साल की जो है, बस में रहना, एक 3 साल की एजुकेशन होगी और एक 2 साल की होगी, अर्थात क्लास फर्स्ट और क्लास सेकेंड होगी, ठीक है। तो चलिए फिर इसके बाद देखिए तो बच्चा क्लास सेकेंड में जाएगा, तो देखिए यहाँ पर 8 वर्ष हो गया, अर्थात देखिए 3 वर्ष से लेकर के, अगर देखिए इस फाउंडेशन की अगर हम लोग बात करें, इधर देखने समझने का प्रयास करें, देखिए अगर हम लोग फाउंडेशन की बात करें तो यहाँ बच्चा 3 से 8 वर्ष पढ़ेगा। अगर हम लोग प्रिपरेटरी लेवल की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर बच्चा 8 से 11 वर्ष तक पढ़ेगा। कितने वर्ष तक, 8 से 11 वर्ष तक। यहाँ पर अगर हम लोग पढ़ने का प्रयास करें तो यहाँ पर बच्चा जो मिडिल लेवल है, तो यहाँ पर
ठीक है, 11 से लेकर के बच्चा यहाँ पर, ठीक है, 14 वर्ष पढ़ेगा। और देखिए इसकी बात करें तो यहाँ पर 14 से लेकर के बच्चा कितने वर्ष तक पढ़ेगा, 18 वर्ष तक। ये बच्चे की क्या है, एज है। तो अब जो स्कूलिंग प्रारंभ हमारा होगा 3 साल के एज में होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ भी बच्चा जब क्लास फर्स्ट में जाएगा तभी भी 6 वर्ष का होगा। कितने वर्ष का, अर्थात बाल्यावस्था में जाएगा तभी क्लास फर्स्ट में जाएगा। अब देखिए पहले क्या था, तो पहले यह जो आपका फाउंडेशन स्टेज, आप समझ रहे, देखिए ये स्टेज आपको समझ में आ गया, एक बार फोकस कर लीजिए। पहला फाउंडेशन, दूसरा प्रिपरेटरी, तीसरा मिडिल और चौथा क्या है आपका सेकेंडरी लेवल है। तो जो फाउंडेशन स्टेज है, जो आपकी न्यू वाली जो स्टेज है, इस स्टेज में ईवीएस नामक कोई सब्जेक्ट नहीं होता। अब चलिए मैं मेन पॉइंट पर आने का प्रयास करता हूं और आपको बताता हूं, उसको समझिए। चलिए अब देखिए, अगर हम लोग ईवीएस की बात करें, अब देखिए यहां से प्रश्न आना आपका क्या होगा, शुरू होगा। देखिए अगर हम लोग ईवीएस की बात करें, इन्वायरमेंटल स्टडीज की अगर हम लोग क्या करें, बात करें, तो देखिए इसकी बात करें तो ये इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, इसकी शुरुआत की देखिए हम लोग बात करें तो देखिए एक तो हमारा देखिए फाउंडेशन स्टेज है। फाउंडेशन स्टेज अभी मैंने बताया आपको, यह पहला स्टेज है। इसमें बच्चा जो होगा 3 साल से लेकर के, ठीक है, 8 साल तक की एज तक क्या करेगा, पढ़ाई करेगा। अर्थात देखिए यह 3 साल प्री प्राइमरी में पढ़ेगा, फिर उसके बाद 1 में आएगा और कहाँ आएगा, 2 में आएगा। तो 2 तक बच्चा, क्लास सेकेंड तक बच्चा यहाँ पढ़ेगा। फिर इसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज आएगा आपका, ठीक है, और यहाँ पर बच्चा आएगा तो 3 क्लास पढ़ेगा, 4th क्लास पढ़ेगा और 5th क्लास पढ़ेगा। तो देखिए इस फाउंडेशन लेवल पर हमारे पास ईवीएस नामक कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इस फाउंडेशन लेवल पर जो हमको ईवीएस बच्चों को पढ़ाई जाती है वह देखिए गणित के माध्यम से पढ़ाई जाती है। किसके माध्यम से, गणित के माध्यम से, भाषा के माध्यम से, गणित के माध्यम से, भाषा के माध्यम से ही बच्चों को ईवीएस पढ़ाया जाता है। अर्थात बच्चों को संदर्भगत क्या दिया जाता है, वातावरण प्रदान किया जाता है। लेकिन अलग से अगर कोई सब्जेक्ट बनता है तो वह क्लास 3rd से होता है। क्लास कहाँ से होता है, 3rd से। तो जो आपकी यह आसपास बुक है, आसपास बुक है एनसीईआरटी की, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, क्लास 3rd, क्लास 4th, क्लास 5th, अर्थात 3rd से क्या होती है, शुरू होती है। और जो आपका 15 नंबर का कंटेंट वाला मटेरियल आता है वह भी यहीं से क्लास 3rd, क्लास 4th और क्लास 5th के एनसीईआरटी से क्या किया जाता है, पूछा जाता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ फाउंडेशन लेवल पर कोई ईवीएस नामक सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर हर सब्जेक्ट में ईवीएस क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है। अर्थात बच्चों को संदर्भगत वातावरण क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है। लेकिन जो प्रिपरेटरी स्टेज है हमारा, जो दूसरा स्टेज है, ठीक है, जो हमारा कितने साल का है, 3 साल का, यहाँ से कक्षा 3 से शुरू होती है ईवीएस नामक सब्जेक्ट। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए फिर अब ये ईवीएस की बात आपकी क्लियर हो गई, कहाँ से शुरू होता है और पहले क्लास 1st और क्लास 2nd में इसको क्यों यूज नहीं करते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं, तो जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि क्लास 1st और क्लास 2nd में ईवीएस क्यों नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि बच्चों को यहाँ पर समेकित रूप से हम क्या करते हैं, गणित के माध्यम से, भाषा के माध्यम से, इत्यादि के माध्यम से हम क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं। चलिए फिर क्लास ईवीएस की क्लास जो शुरू होती है वह क्लास 3rd से होती है। चलिए फिर इसके बाद हम लोग बात करें तो जो यह ईवीएस है, अब देखिए जो ईवीएस है, इन्वायरमेंटल स्टडीज जो है, जो यह पर्यावरणीय अध्ययन है, इसको समझने का प्रयास करिए। जो यह पर्यावरणीय अध्ययन है, अब इस पर्यावरणीय अध्ययन में क्या क्या शामिल होता है, इसको भी पूछा जाता है। तो पर्यावरणीय अध्ययन जो है बच्चों को समेकित रूप से पढ़ाया जाता है, सब्जेक्टों को अलग अलग नहीं। तो एक तो देखिए सामान्य अध्ययन पढ़ाया जाता है, बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है, सामान्य अध्ययन। फिर उसके बाद देखिए क्या पढ़ाया जाता है, सामान्य अध्ययन हो गया आपका, सोशल स्टडीज पूछा जाएगा आपसे, सोशल स्टडीज। फिर उसके बाद देखिए जनरल साइंस, जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान। अब इसके बाद देखिए अगर कोई चीज पढ़ाई जाती है तो वह इन्वायरमेंटल इश्यूज पढ़ाया जाता है। इन्वायरमेंटल जो इश्यूज होते हैं उसको पढ़ाया जाता है, अर्थात पर्यावरणीय मुद्दे, पर्यावरणीय जो मुद्दे होते हैं उसको क्या किया जाता है, पढ़ाया। तो यह 3 चीज है जो बच्चों को क्या की जाती है, पढ़ाई जाती है, जिसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए एक क्या पढ़ाया जाएगा आपको बच्चों को, एक तो देखिए सामान्य अध्ययन पढ़ाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए क्या, जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान पढ़ाया जाता है। फिर इसके बाद देखिए आपका क्या पढ़ाया जाता है, पर्यावरणीय अध्ययन, ठीक है। यह तीनों को बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, इसको देखिए,
इन तीनों को बच्चों को जो पढ़ाया जाता है वह पढ़ाया जाता है, देखिए कैसे, तो इन तीनों को जो बच्चों को पढ़ाया जाता है वह समेकित रूप में पढ़ाया जाता है। कैसे? समेकित या एकीकृत रूप में। समेकित या एकीकृत रूप में बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है? या बच्चों को साकल्य वादी रूप में क्या किया जाता है? पढ़ाया जाता है। इसको अलग अलग पढ़ाया नहीं जाता है, बच्चों को मिला करके क्या किया जाता है? पढ़ाया जाता है। तो यह चीज बार बार आपको ईवीएस में आपसे यहां से प्रश्न क्या किया जाएगा? बार बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई होगी कि ईवीएस कैसे पढ़ाया जाता है बच्चों को, और बातें हम लोग करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ने का हम लोग क्या करते हैं? प्रयास करते हैं और चीज़ों को समझने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। अब देखिए एक प्रश्न यह आया कि जो यह ईवीएस है, ठीक है, ईवीएस को पहली बार, ठीक है, पाठ्यक्रम में कब शामिल किया गया? देखिए ईवीएस की बात करें तो देखिए सबसे पहले हम लोग एनसीएफ की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एनसीएफ की बात करते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की अगर हम लोग बात करें, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट, 5 नंबर में आपका क्लियर कराऊंगा, ध्यान से समझते रहिए। देखिए नेशनल करिकुलम अगर हम लोग फ्रेमवर्क की अगर हम लोग बात करें, इसको समझने का प्रयास करिए। जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, तो देखिए पहली बार एनसीएफ अगर भारत में आया था तो 1975 में एनसीएफ फर्स्ट आया था। क्या आया था आपका? एनसीएफ फर्स्ट। फिर देखिए एनसीएफ सेकेंड जो आया था वो 1988 में आया था। 1988 में आपका एनसीएफ क्या आया था? सेकेंड आया था। फिर इसका संशोधित रूप आया था 2000 में, ठीक है, फिर पुनः इसका संशोधित रूप आया, ठीक है, संशोधित रूप 2000 में, फिर पुनः 2005 में। तो वर्तमान में जो आपका चल रहा है वह एनसीएफ, ठीक है, 2005 चल रहा है, 2005। लेकिन भारत में पहली बार जो एनसीएफ आया था 1975 में आया था। अब देखिए जो आपका यह एनसीएफ है 1975 जो एनसीएफ है आपका, 1975 वाला जो एनसीएफ है, इसको समझने का अगर हम लोग प्रयास करें तो यहाँ से देखिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर इसको हम लोग समझने का प्रयास करें तो देखिए पहली बार ईवीएस को 10 वर्षों के लिए शामिल किया गया था। कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए शामिल किया गया था। किससे? एनसीएफ 1975 के द्वारा पहली बार ईवीएस को क्या किया गया था? 10 वर्षों के लिए शामिल किया गया था। ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है, ठीक है। सभी लोग बस ये जानते हैं कि जो एनसीएफ है वह 2005 है, नहीं, पहली बार एनसीएफ जो हमारा बना था 1975 में बना था। तो चलिए ये तो एनसीएफ की बात हो गई। तो एनसीएफ हम लोग डिटेल पढ़ेंगे जब जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं हम लोग। चलिए अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज, यहां से एक प्रश्न आएगा जो हमारी ईवीएस की थीम है, इस ईवीएस के थीम से एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए जो हमारा अगली पॉइंट है, इस चीज को समझने का प्रयास करिए, यह सबकी जुबान पर होना चाहिए, ठीक है। देखिए हम लोग कंटेंट या थीम ऑफ ईवीएस अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, तो एनसीएफ 2005 के अनुसार जो इसकी थीम है, जो इसकी विषय वस्तु है, उसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए ध्यान से, तो जो हमारा ये 15 नंबर का सिलेबस है, कितने नंबर का? 15 नंबर का जो एनसीईआरटी का सिलेबस है, किसका? देखिए एनसीईआरटी का जो हमारा 15 नंबर का सिलेबस है, इस सिलेबस में अगर देखिए, ठीक है, इस सिलेबस में अगर बच्चों हम लोग बात करें तो देखिए सबसे पहली पॉइंट अगर कोई है तो फैमिली एंड क्या है? फ्रेंड है। पहला क्या है आपका? परिवार और मित्र है, अर्थात फैमिली एंड फ्रेंड है, ठीक है। इस फैमिली एंड फ्रेंड का टोटल 4 सब पॉइंट है। कितनी है? यह भी प्रश्न पूछा गया है। फैमिली एंड फ्रेंड का कितना है? 4 पॉइंट है। पहला देखिए क्या है? रिलेशनशिप है, दूसरा वर्क एंड प्ले है, तीसरा एनिमल जानवर है, चौथे क्या है? प्लांट्स पौधे हैं, ठीक है। तो कभी यह भी पूछा जाता है कि किस टॉपिक का 4 सब टॉपिक है, तो फैमिली एंड फ्रेंड का। दूसरा देखिए आपका फूड है, भोजन, दूसरा देखिए आपका क्या है? भोजन। तीसरा शेल्टर मतलब आवास है, ठीक है। चौथा वाटर, वाटर का मतलब देखिए आपका पानी है। छठा ट्रेवल, ट्रेवल का मतलब देखिए यात्रा है। और सातवां देखिए क्या? थिंग्स वी मेक एंड डू है, चीज़ों को हम कैसे क्या करेंगे? बनाएंगे। तो यह देखिए टोटल क्या है? 6 है। ये टोटल क्या है आपका? 6 है। तो यह आपको एकदम बिल्कुल क्या होना चाहिए? याद होनी चाहिए। तो जो इसकी थीम है, तो इनकी थीम में टोटल 6 टॉपिक को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। और वो टोटल 6 टॉपिकों को समझने का आप लोग प्रयास करिए। तो देखिए एक तो आपका फैमिली एंड क्या है? फ्रेंड है। फैमिली एंड फ्रेंड के बाद देखिए आपका क्या है? फूड है। फूड के बाद देखिए आपका क्या है? शेल्टर। शेल्टर के बाद वाटर। वाटर के बाद ट्रेवल। ट्रेवल के बाद आपका क्या है?
थिंग्स वी डू, तो ये क्रम में भी आपको याद होना चाहिए, इसका क्रम मिलाने के लिए भी आएगा। लेकिन जो फैमिली एंड फ्रेंड है इसकी 4 सब टॉपिक है, देखिए रिलेशनशिप, प्ले एंड वर्क, एनिमल्स और प्लांट है, यह आपको आना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन इसी पर मैं आपको दिखाता हूँ कि हर बार एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स होता है, कभी कभी तो 2 पूछ लेता है। चलिए आइए देखिए, इस एक क्वेश्चन हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए यही क्वेश्चन है, शायद ये इसी बार के या पिछले बार का प्रश्न है। देखिए क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में सुझावित, देखिए प्रकरणों जो आपकी टॉपिक है का उप प्रकरण नहीं है। बाजमर है ना। अब देखिए अब हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। देखिए जो है तो पहला हमारा प्रकरण देखिए क्या है, फैमिली। पहला देखिए हमारा क्या था, फैमिली एंड फ्रेंड। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। तो देखिए पूछा कि फैमिली और फ्रेंड में का जो उप प्रकरण है वो इसमें नहीं है। तो देखिए एक तो परिवार और मित्र तो है ही है, और परिवार और मित्र है चीज़ों को देखिए, एक तो आपका, फिर देखिए इसके बाद क्या है, भोजन है, और भोजन के बाद देखिए हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। अब एक देखिए जानवर दे दिया है, एक क्या दे दिया है, जानवर। और यह जानवर की बात करें तो देखिए जानवर किसके अंतर्गत आया है, इसके अंतर्गत। यही हमारा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाजमर है ना। तो देखिए फैमिली एंड फ्रेंड्स ये तो पहली टॉपिक आपकी है ही है, भोजन आपकी देखिए दूसरी टॉपिक है ही है, चीज़ें हम कैसे बनाएंगे ये छठी वाली टॉपिक है। लेकिन ये जानवर किसके अंतर्गत आ रहा है, ये फैमिली एंड फ्रेंड्स, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, जानवर हो गया। ठीक है, तो ऐसे भी करके प्रश्न को क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो चलिए फिर से हम लोग उस पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। चलिए अब देखिए आपके ऑप्शन में देखिए क्या दिया था, पहला ये फैमिली एंड फ्रेंड दिया था, दूसरा फूड दिया था, और तीसरा ये दिया था। लेकिन देखिए अब एक उठा करके यहाँ का पूछ लिया, अब ये देखिए इससे क्या हो गया, ठीक है, भिन्न हो गया। तो ऐसे भी आपके एग्जाम में प्रश्न क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं आगे। चलिए अब देखिए, अब यहाँ से यही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कम आपका 2 से 3 प्रश्न बिल्कुल क्या है, फिक्स है। देखिए पर्यावरण विषय वस्तु या थीम की विशेषता क्या है, जो हमारी पर्यावरण की विषय वस्तु है या जो उसकी थीम है उसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसकी अपनी विशेषता क्या है, उसको हम लोग समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो पहली बात देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो विषय वस्तु है वह हमेशा कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। अब चाइल्ड सेंटर्ड तब होगी जब बच्चे को खोज करने का मौका मिलेगा, प्रश्न करने का मौका मिलेगा, पास में रहना, बच्चा खुद समूह में सीखेगा, बच्चा क्रियाशील होगा। तो जो विषय वस्तु होनी चाहिए पर्यावरण अध्ययन की वह हमेशा बाल केंद्रित होनी चाहिए। यहाँ पर्यावरण की ही बात नहीं है, किसी की, चाहे मैथ्स की हो, चाहे हिंदी की हो, चाहे संस्कृत की हो, चाहे सीडीपी की हो, जो विषय वस्तु होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए। दूसरा समझने की कोशिश करिए, विषय वस्तु शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, जो विषय वस्तु होनी चाहिए जो हमारे लर्नर हैं, जो हमारे शिक्षार्थी हैं, उनके मेंटल लेवल के अनुसार होनी चाहिए। ये नहीं कि बच्चा अभी 6 साल का है उसको पढ़ा रहे हैं हम लोग 10 साल का, तो बच्चा बिल्कुल पढ़ नहीं पाएगा, बस में अवधान आ जाएगा। तो चलिए फिर समझने की कोशिश करते हैं। अगला देखिए, विषय वस्तु शिक्षार्थियों में, देखिए ये रटकर, ध्यान से समझिएगा, रटकर सिखाने को क्या कर रहा हो, देखिए हतोत्साहित करे। बिल्कुल सही बात है, हमको रूट मेमोराइजेशन बच्चों को बिल्कुल नहीं कराना है, हमको करके सीखने पर क्या देना है, बल देना है। एक एक बच्चे को हमको प्रमोट करना है कि बच्चा करके क्या करे, सीखे। चलिए तो यहाँ पर बिल्कुल रखे, बच्चे को रट कर कुछ भी नहीं कराना, उसको क्या करना है, हतोत्साहित करना है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, विषय वस्तु शिक्षार्थियों में पर्यावरण के प्रति सरोकार उत्पन्न करे। बिल्कुल सही बात है कि विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए जो शिक्षार्थियों में पर्यावरण के प्रति क्या करे, उनको जागरूक करे, सरोकार उत्पन्न करे, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए क्या करे, उनको प्रेरित करे। फिर इसके बाद समझिए, फिर आगे कह रहे हैं कि विषय वस्तु शिक्षार्थियों को, इसको कर लीजिए, देखिए शिक्षार्थियों को, ठीक है, प्रश्न पूछने और खोजने का क्या दे, मौका दे। बिल्कुल विषय वस्तु ऐसी ही होनी चाहिए जहां पर विद्यार्थियों को क्या दे, प्रश्न पूछने का और खोजने का मौका दे, कि विद्यार्थियों प्रश्न करें, वह खोजें। ठीक है, तो तभी तो चाइल्ड सेंटर्ड होगा, बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। फिर उसके बाद देखिए, विषय वस्तु बाल केंद्रित हो। बिल्कुल सही बात है, विषय वस्तु जो हो बाल केंद्रित हो। फिर उसके बाद देखिए, विषय वस्तु शिक्षार्थियों को प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़े और उनको एकीकृत तरीके से जोड़े। बिल्कुल सही बात है कि जो विषय वस्तु होगी वह शिक्षार्थियों को प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से, अर्थात कक्षा कक्ष के अधिगम को बाहर के अधिगम से क्या करे, इंटर रिलेट करे। अर्थात जो बच्चों की घर की आम चाल, जो ठीक है बोलचाल की जो भाषा है उससे उसको क्या करे, कनेक्ट करे। बच्चे अपने घर, बच्चे का जो घर पर
कार्य कर रहा है उस कार्य से क्लासरूम के कार्य को क्या किया जाए, कनेक्ट किया जाए। अर्थात देखिए स्थानीय लेवल के ज्ञान को वैश्विक लेवल के ज्ञान से क्या किया जाए, जोड़ा जाए। और एकीकृत का मतलब देखिए क्या है, एकीकृत तरीके से जोड़ने की बात कर रही है। अर्थात इसमें बच्चों को हम समान अध्ययन के बारे में भी बताएं, बच्चों को हम ठीक है साइंस के बारे में भी बताएं, बच्चों को जो इन्वायरमेंटल इशूज हैं उनको भी बताएं। मतलब ऐसी विषय वस्तु होनी चाहिए जो हर तरीके से बच्चों को क्या करे, एकीकृत करे। फिर उसके बाद देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है 8 नंबर, विषय वस्तु शिक्षार्थियों को देखिए परिभाषाओं, डिफिनीशन, शब्दावलियों ठीक है और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या न करे। मतलब विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए, न पर बिल्कुल फोकस करिएगा, विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए कि जो परिभाषाओं को, शब्दावलियों को, अमूर्त अवधारणाओं को, जो टेक्निकल शब्द होते हैं इसकी व्याख्या बिल्कुल न करे, क्योंकि बच्चों को हमको ये चीज़ें बिल्कुल सिखानी नहीं है। तो जहाँ पर परिभाषाओं पर बल देगा, शब्दावलियों पर बल देगा, अमूर्त अवधारणाओं पर बल देगा, ठीक है, वह बिल्कुल क्या होता है, गलत होता है, व्याख्या करने की बात करेगी। चलिए आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए 9वीं पॉइंट क्या है, केवल पाठ्य पुस्तकों और अध्यापकों की ज्ञान का एकमात्र स्रोत के रूप में प्रस्तुत न करें। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, बच्चों को बताना कि बेटा यह देखिए बुक है, यही एक ज्ञान का स्रोत है, या यह एक टीचर है, यही एक ज्ञान का क्या है, स्रोत है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि कक्षा कक्ष के अधिगम को हमको बाहर के वातावरण से या बच्चों के परिवेश से जोड़ करके बच्चों को क्या करना है, पढ़ाना है। चलिए फिर उसके बाद देखिए शिक्षार्थियों को परिवार, समुदाय या अन्य माध्यमों जैसे समाचार पत्रों से ज्ञान अर्जित करने के लिए क्या देना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बच्चों को खोज करने का क्या देना चाहिए, मौका देना चाहिए। बच्चों को प्रश्न करने का क्या देना चाहिए, मौका देना चाहिए। कोई चीज़ समाचार में दिख जाए, कोई चीज़ कहानी में आ जाए, कोई बच्चा कहीं कोई चीज़ देखे तो उसको अवलोकन करने का क्या देना चाहिए, मौका देना चाहिए। फिर बच्चा उस पर परिचर्चा करेगा, चर्चा करेगा तो उसके अंदर सृजनात्मकता बढ़ेगी, ठीक है, उसके अंदर उत्सुकता बढ़ेगी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की बात कर रहा है। ठीक, चलिए और देखते हैं। ठीक है, इसमें दैनिक घटनाओं एवं दैनिक जीवन की समस्याओं का क्या हो, समावेशन हो। बिल्कुल सही बात है, इसमें दैनिक घटनाओं एवं दैनिक जीवन की जो हमारी समस्याओं है उसका क्या होना चाहिए, समावेशन होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद देखिए विषय वस्तु की भाषा शिक्षार्थियों की बोलचाल की भाषा हो। बिल्कुल सही बात है कि जो विषय वस्तु की भाषा हो वह शिक्षार्थियों की बोलचाल की भाषा हो। अर्थात देखिए मातृभाषा की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, मदर लैंग्वेज की बात कर रहा है। जो बच्चों में बोली जा रही है भाषा, उसी भाषा में बच्चों को हम लोग पढ़ाने का क्या करें, प्रयास करें। जैसे मुझे हिंदी में पढ़ाने आता है, मैं लगूंगा इंग्लिश में पढ़ाने, तो फिर जो नेचुरल निकल के आएगा वह बिल्कुल निकल नहीं पाएगा। फिर उसके बाद देखिए हम लोग 13 की बात करें, विषय वस्तु शिक्षार्थियों को भय और पूर्वाग्रह से मुक्त करे। बिल्कुल सही बात है, विषय वस्तु में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए कि जो विद्यार्थियों के अंदर भय पैदा करे और बच्चों को पूर्वाग्रह से क्या करे, जोड़े। बिल्कुल ये भी बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। आगे बढ़ने का देखिए हम लोग प्रयास करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए 14 पॉइंट की बात कर लें, विषय वस्तु शिक्षार्थियों को बोझ के बिना सिखाने, अर्थात अवबोधगम्य अवधारणाओं को क्या करे, कम करे। बिल्कुल सही बात है, हमको देखिए क्या करना है। देखिए यहाँ से बोझ के बिना सिखाने का मतलब ये नहीं है कि बस्ता के भार को कम करना या इन सब चीज़ों पर फोकस करना, बिल्कुल नहीं। देखिए बोझ के बिना सिखाने का मतलब है कि जो भी ठीक है अबोध वस्तु हो, कैसी हो, जो जिसको बच्चा समझ ना पाए उसको हमको क्या करना, कम करना। परिभाषाओं पर हमको बल नहीं देना है, टेक्निकल शब्दों पर बल नहीं देना, अमूर्त अवधारणाओं पर बल नहीं देना। हमको बच्चों को उस चीज़ पर बल देना जो बच्चों को समझ में आए, जो बोध पर आधारित हो। जो किस पर आधारित हो, देखिए जो बोध पर आधारित हो या अवबोध पर आधारित हो। ठीक है, लेकिन अबोध वाला नहीं करना हमको। कौन सा, अबोध वाला। ठीक है, तो चाहे बोध कहे चाहे अवबोध कहे, दोनों की मीनिंग एक ही होती है, लेकिन अबोध क्या है आपका, गलत है। चलिए तो इसको भी बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, विषय वस्तु शिक्षार्थियों को हस्तपरक एवं सामूहिक क्रियाकलापों को बढ़ावा दे। बिल्कुल सही बात है, जब बच्चा हस्तपरक क्या करेगा, क्रियाकलाप करेगा, सामूहिक क्रियाकलाप को बढ़ावा देगा तो उसके अंदर करके सीखने का उसको क्या मिलेगा, मौका मिलेगा। बच्चे आपस में वार्तालाप करेंगे, चर्चा करेंगे, जिससे उनका मेंटल लेवल में क्या होगी, वृद्धि होगी, बच्चा सृजनात्मक होगा। फिर इसके बाद देखिए ये लास्ट पॉइंट को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। जो लास्ट पॉइंट आपका है इसमें देखिए क्या कर रहे हैं, इसमें किस्से, कहानियों एवं पहेलियों का क्या हो, समावेशन हो। बिल्कुल सही बात है, पर्यावरण में किस्से हो, कहानियाँ हो, ठीक है, इन सब चीज़ों का समावेशन हो, ताकि देखिए नंदू हाथी की कहानी है, चींटी की कहानी है, अम्मा की कहानी है, ट्रेन की कहानी है, जितनी भी बुक पढ़ेंगे आप सारी कहानियों पर ही है। ठीक है, मधुमक्खी की कहानी है, सुनीता की कहानी है, खेजड़ी के वृक्ष की कहानी है, जितना भी आप पढ़ेंगे
ठीक है, सिर्फ कहानी ही कहानी है, बच्चों को कहानियों के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है। देखिए, तो इसमें किस्से, कहानियों में पहेलियों का समावेशन हो ताकि विषय वस्तु की एक रास्ता में बदलाव हो। सही बात है, अगर हम आपको कोई चीज़ पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है, बीच बीच में कोई कहानी ना आए, बीच में चुटकुले ना आए, बीच में पहेलियाँ ना आए, तो ठीक है, तो क्लास की एक रास्ता टूटती नहीं है, बच्चा बोर होने लगता है, और छोटा बच्चा तो बिल्कुल बोर हो जाएगा जब आप लोग बोर होने लगते हैं। चलिए, और शिक्षार्थियों में आमोद प्रमोद के साथ कल्पनाशीलता, सृजनात्मकता का क्या हो, विकास हो, तथा स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर खोजने का उनको क्या मिले, मौका मिले। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप इतनी चीज़ों को अपने माइंड में मेकअप कर लीजिए, इस वीडियो को बार बार देख के इस चीज़ों को समझ लीजिए, ठीक है, तो आपका 5 नंबर यहाँ से क्लियर है। हर बार 5 नंबर क्या होता है, यहाँ से पूछा ही पूछा जाता है। आप इस वीडियो को देख लीजिए, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करिए, अगर 5 नंबर आपको नहीं मिलेगा, कभी कभी 6-7 नंबर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बताइएगा। तो आइए चलिए इस पर कुछ हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। कुछ प्रश्न देखिए, एक इसी प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को द्वारा संबंधित करती है। तो देखिए, पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, ईवीएस में जो जो समाहित होता है। तो ईवीएस में 3 चीज़ मैंने कहा समाहित होता है। तो चलिए देखिए, इसमें विज्ञान है, बिल्कुल सही बात है, विज्ञान तो है ही है, सामाजिक विज्ञान भी है, बिल्कुल है, और देखिए पर्यावरणीय शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग करना। देखिए इसमें तीनों चीज़ें सही हो सकता है। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति गलत हो गया, इसमें 2 चीज़ की बात कर रहा है। देखिए, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षण की विषय वस्तु और पद्धति, ये भी गलत हो गया, इसमें साइंस की बात नहीं किया है। विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, ये भी देखिए आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने अब पढ़ाई दिया है। चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में, थीम में की बात कर रहा है, इसके विषय वस्तु में बात कर रहा है। परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। हमको परिभाषाओं और व्याख्यानों को बिल्कुल क्या करना है, दूर। जैसे आप, मैंने कह दिया कि परिभाषा होगा तो गलत होगा। देखिए यहाँ दूर रखने की बात कर रहा है, जब दूर की बात मतलब डिस्करेज की बात कर रहा है, तो इसका मतलब यह क्या है, आपका सही लग रहा है। रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल ये भी सही बात है। हतोत्साहित की बात कर रहा है, प्रोत्साहित की नहीं बात कर रहा है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए, बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का क्या देना चाहिए, मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल क्या है, सही है। बच्चों को केवल लिखित जानकारी देनी चाहिए, बिल्कुल क्या हो गया, गलत हो गया। केवल शब्द का प्रयोग है, सही क्या हो गया, गलत। तो आपका हमारा ए ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। 1 2 3 तीनों क्या है आपका सही है। चलिए फिर इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न पर बात करते हैं। देखिए यह प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है। तो निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में क्या है, सही है। तो देखिए कह रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की कक्षाओं पढ़ाया जाता है, बिल्कुल गलत बात है। यह कक्षा 3rd से शुरू होती है। चलिए ये कह रहे हैं कि कक्षा 1 और कक्षा 2, देखिए कक्षा 1 मतलब 1st से 2nd की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, इस स्टेटमेंट को मैंने कहा था कि सही है। फिर देखिए कक्षा 3rd और कक्षा, देखिए 2nd, 3rd और 4th की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। अब देखिए 2nd में तो पढ़ाया जाता है लेकिन 3rd और 4th में नहीं पढ़ाया जाता, ये तो गलत हो गया आपका। फिर इसके बाद देखिए क्लास 1st और 2nd तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाया जाता है, गलत हो गया। तो हमारा आंसर देखिए क्या हो गया, 2nd ऑप्शन। तो आप बिल्कुल ना, जितना मैं बता रहा हूँ इतनी चीज़ों को टू द पॉइंट समझ के रखिए, बिल्कुल आपका प्रश्न गलत हो जाएगा तो आप बताइएगा। चलिए फिर आगे देखिए हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो इस क्वेश्चन पर मैंने देखिए चर्चा कर ही दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए हम लोग बढ़ते हैं। चलिए देखिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय वस्तु के संदर्भ में सच है। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है, बिल्कुल सही बात है। भाषा के द्वारा तो होता है लेकिन साथ साथ गणित के द्वारा भी होता है। तो देखिए कह रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। 2 चीज़ की बात कर दिया तो यह सही है, इसके तुलना में यह गलत है। कक्षा 1 और कक्षा 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, कक्षा 1 और कक्षा 2 में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है, ये भी बिल्कुल गलत बात है। तो हमारा 2nd ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। चलिए अब हम लोग इस तरह से देखिए, हम लोग
आज का सेशन बिल्कुल कंप्लीट हुआ। तो आज मैंने आपको 5 नंबर पढ़ा दिया। कितना नंबर पढ़ा दिया? 5 नंबर। अब इस पर बहुत सारी मैं अगले क्लास में आपको प्रैक्टिस करा दूंगा एक एक क्वेश्चनों पर, ठीक है। तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप जितनी बार देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा। तो ठीक है, तो अगर आपका सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इसको क्या कर दीजिए, अधिक से अधिक मित्रों तक इसको क्या करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है, जिससे आपको नोटिफिकेशन क्या हो, मिलती रहे, जिससे आपको नोटिफिकेशन क्या हो, मिलती रहे, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार ऐसे ही क्या करिए, बनाए रहिए। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद।